ओके स्टूडेंट्स, वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस। हम सेल के जो बेसिक पार्ट ऑफ सेल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, इट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन सब चीज़ों को देखा। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स को देखा। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम सेकंड जो पार्ट है, एक सेल का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या होता है, क्या इसके फंक्शन है, आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन ऑर्चिड सेल। ऑर्चिड नाम के प्लांट में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस। इन ईच एंड एवरी एग्जाम्स MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। आपको ऑन द टिप्स याद होना चाहिए। ओके, द न्यूक्लियस कैन बी कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। हमने कहा ना, न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर का रोल होता है, वैसे ही एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इट इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन्स क्रोमोसोम एंड जीन। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होते हैं या DNA RNA जो भी हम हैं, इसको जानते हैं अपन। तो ये DNA RNA जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर को पास करते हैं, ये सब इसी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज ओके, और ईच एंड एवरी यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ए ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। हमने कहा सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस होता है, बट उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इन सेंटर ऑफ द सेल, ये सेंटर, किसी भी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में थोड़ा सा पेरिफेरल साइड में आ जाता है, बिकॉज प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स लार्ज होता है, इसलिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस थोड़ा सेंटर में नहीं रह करके पेरिफेरल साइड में हो जाता है। बट इट प्रेजेंट सेंटर ऑफ द सेल। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज जनरली, न्यूक्लियस का शेप जनरली स्पेरिकल साइज का होता है, बट इन सम सेल्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्यूबोइडल। जैसे हमारी जर्म सेल्स में क्यूबोइडल्स होता है, ओवल होता है, इस ओवल शेप का हो सकता है। तो डिफरेंट का स्ट्रक्चर हो सकता है। बट हमारा मेन पर्पज़ क्या था कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना है, हम ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या है, किससे मिलकर बना है। तो हम कहते हैं द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 80% प्रोटीन। न्यूक्लियस जो होता है उसका 100 में से 80% पार्ट तो प्रोटीन ही होता है स्टूडेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन होता है 80% प्रोटीन, और उसके अंदर 12% DNA होता है, 5% RNA होता है। DNA और RNA, DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ये दोनों ही हम कहते हैं ना, DNA के अंदर ही DNA से ही जीन प्रेजेंट होते हैं, और जीन वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो 80% प्रोटीन होता है, 12% DNA होता है, 5% RNA होता है, 3% लिपिड्स जो कि इसमें एक प्रेजेंट हो सकता है, किसमें, एक न्यूक्लियस के अंदर। एंड ट्रू न्यूक्लियस कंटेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल। एक ट्रू न्यूक्लियस जो होगा उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसको अपन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, DNA और RNA। तो स्टूडेंट्स, अब इसी सीरीज़ में अपन पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एक सेल के अंदर। हमने कहा कि ये कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, इट इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द सेल। एक सेल का डायरेक्टर है, ये कंट्रोलिंग से पार्ट है, तो इसका मतलब इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, 2 times रिवाइज इट एंड नाउ हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स? इट न्यूक्लियस क्या करता है स्टूडेंट्स? इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और जब डीएनए है या क्रोमोसोम है तो वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन से वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जेनेटिक वेरिएशंस जितनी भी होती है, यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास होती है, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होकर के कुछ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंजेज आ जाते हैं। तो वो चेंजेस नए इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेटर होता है। तो इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन फॉर द वेरिएशन हेल्प इन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही रहेगा तो ऑर्गेनिज्म वैसा का वैसे ही रहेगा। अगर वेरिएशंस आ जाएगी तो न्यू जनरेशन में वेरिएशंस आएगी, तो जैसे सोचो ग्रैंडफादर से फादर से हम तक हमारे में कितनी वेरिएशंस आ गई है। अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर हमारे में वेरिएशंस हमें उस नए एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो इवोल्यूशन यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट, हम देख रहे थे केवल इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशंस, और इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंट्रोल, हमने कहा ना न्यूक्लियस इज डायरेक्टर ऑफ द सेल, इसीलिए हम कहते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। एक सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ये न्यूक्लियस करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जेनेटिक अगर सपोज करो कोई सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसके अंदर डीएनए आरएनए इस तरह नहीं है, तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म, फॉर ईच एंड एवरी सेल। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक वन फॉर फंक्शन मैनी फंक्शंस। अब जब सब कुछ न्यूक्लियस के अंडर पावर में ही है, तो हम एक और देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। Students, it also help in enzyme synthesis। स्टूडेंट, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक्स क्या होता है स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म से मतलब होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या जिसके अंदर हमारी बॉडी के कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसलिए इट ऑल्सो हेल्प एंजाइम सिंथेसिस। जैसे अब एंजाइम इंसुलिन को ही देख लीजिए आप, एक एंजाइम है। आप स्लाइवा को देख लीजिए, इसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। तो इस तरह से कुछ एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि न्यूक्लियस हेल्प करता है या उसको कंट्रोल करता है
और ये फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बारे में हमने आज डिस्कस किया, न्यूक्लियस का कंपोजिशन देखा, केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में कि हमने साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और बहुत सारी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।